नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूक्लिड डिवीजन लीमा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर। तो चैप्टर में हमें दिया हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन हमें बताती है कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है। हमने दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि ए और बी दो नंबर्स लिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे पास हमें लिखना है कि जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू जमा आर के रूप में आ जाएगा, where 0 is less than r, ये less than b के फॉर्म में है। सो यूक्लिड डिवीजन विभाजन में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू जमा r के बराबर होता है। यहाँ पर हम a को अंदर रखते हैं, इसको b से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। जो हमारे पास भागफल आता है उसको हम q से लिखते हैं, और जो हमारे पास शेषफल आता है उसको हम r से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइंग बाय q जमा r के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या परिमेय का है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दर्शाइए प्रत्येक पॉजिटिव सम पूर्णांक 2 क्यू रूप में होगा यदि प्रत्येक पॉजिटिव विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 रूप में होगा जहां क्यू एक पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पर दो नंबर्स ले लिए, एक हमने ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया। अगर आप यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में इसको 2q के रूप में और 2q प्लस 1 के रूप में हमें दर्शाना है। तो आपने यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो आपने 2 ले ली, तो यहाँ आपने क्या ले लिया, b 2 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, a b की जगह 2 भर दो, 2q जमा r के बराबर हो गया। यूक्लिड कहता है 0 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो 0 इज लेस देन r, ये लेस देन 2। तो हमने यहाँ पर r की वैल्यू क्या लेनी है, 0 और 1 के बराबर लेनी है। जब हम r को 0 भरते हैं तो a क्या आ जाता है, r की जगह आप यहाँ पे 0 भर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2 क्यूब जमा 0। तो यानी कि r जो है, a जो है वो 2 क्यूब के बराबर आ गया। जब हम r की वैल्यू को 1 भरते हैं तो a क्या आता है, 2 क्यूब जमा 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो यही आपने बताना था कि जो हमारे पास अगर धनात्मक पूर्णांक को आप 2 क्यू जमा 2 क्यू जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने इसको स्वयं हल करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक को 6 क्यू जमा 1, 6 क्यू जमा 3 जमा 6 क्यू जमा 5 के रूप में हो सकता है जहां 1 क्यू एक पूर्णांक है। तो हमने अब इसमें देखा a इज इक्वल टू बी क्यू जमा r, ये यूक्लिड विभाजन हमें ये बताता है। यहाँ पर 0 जो है वो लेस देन r लेस देन b के बराबर है। अब प्रश्न में हमें 6 क्यू दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर b की वैल्यू क्या भर देनी है, 6। तो a इज इक्वल टू 6 क्यू जमा r के बराबर हो गया। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6। अब देखो, क्योंकि b हमने 6 लिया है तो b की जगह हमने 6 भर दिया। तो यानी कि r किसके बराबर होगा, 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटे, 6 से छोटे नंबर 0 1 2 3 4 5 हो गए। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमने इसको विषम पूर्णांक को, विषम मीन ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स हमारे पास जो होते हैं, देखो हमारे पास जो नंबर है 2q 4q 6q 8q, ये नंबर हमेशा हमारे पास सम पूर्णांक होते हैं। अगर हम इसमें विषम नंबर ऐड कर दे तो ये हमारे पास नंबर विषम बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास 6q है। अब इसमें अगर हमने विषम बनाना है तो हमने कौन सा नंबर लेना है, r की वैल्यू 1 3 और 5। तो ये हमने नंबर चूज किए। तो जब हमने r की वैल्यू 1 भरी तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 की फॉर्म में हो गया। r की वैल्यू 3 भरी तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 की फॉर्म में आ गया। जब 5 भरी तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 की फॉर्म में आ गया। तो विषम पूर्णांक को हम 6q प्लस 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमारे पास नंबर है 455 और 42। तो आपने इसका एचसीएफ पता करना है। देखो, आपको एचसीएफ जो है छोटी कक्षा में सिखाया गया था कि आपको 455 और 42 का
जब आपने एचसीएफ पता करना है तो जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसको हम अंदर रखते हैं और इसको 42 से हम भाग करेंगे। तो 42 एकम 42, इसमें से हमने घटा किया तो 3 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 42 जीरो था, जीरो। तो अब यहाँ से इसमें से घटा किया तो 35 में से जीरो निकाल दिया, 35 आ गया। तो अब आपने इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ से हमारे पास होता है जब हम इसको यूक्लिड की फॉर्म में लिखते हैं तो असल में होता क्या है कि ए जो है ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने बी से भाग किया तो हमारे पास भागफल जो है वो क्या हुआ आता है और जो शेषफल आता है वो आर आता है। तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू जमा आर के बराबर है। तो ए जो है वो हमने यहाँ पे 455 लिख दिया, भाग हमने किया बी हमारे पास 42, यहाँ पर क्यू जो है वो 10 आ गया और आर 35 आ गया। तो अब हमने यहाँ पर भर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 42 गुना 10 जमा 35 के बराबर आ गया। अब हमने 35 जो है इसको हमने भाग करना है 42 से, तो 35 से कम 35, तो हमारे पास शेषफल जो आ गया वो 7 आ गया। तो फिर दोबारा हमने लिखा यहाँ पे 42 इज इक्वल टू 35 गुना 1 जमा 7 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब हमने भागफल जो है वो शेषफल जो है वो 7 आया। अब इसको हमने 35 35 को 7 से भाग करना है, तो 7 को 5 से गुना किया 35 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ गया। ये हमने इसको तब तक करना है जब तक हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 35 इज इक्वल टू 7 गुना 5 जमा 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ गया एचसीएफ जो है वो हमारे पास 7 के बराबर आ गया, तो 7 इसका एचसीएफ आ गया। अब हमारे पास एक और प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे पास 576 और 448 इसका आपने एचसीएफ पता करना है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नंबर है 576 को हमने 448 से भाग किया, 448 एकम 448, इसमें से हमने घटा किया तो 128 बन गया। तो आप लिख सकते हो 576 इज इक्वल टू 448 गुना 1 जमा 128 के बराबर आ गया। अब हमें भागफल, अब जो हमारे पास ये है 448, इसको आपने भाग करना है 128, तो 128 को 3 से गुना करोगे 384 आ गया, इसमें से घटा करोगे तो 64 आ गया। तो आप लिख सकते हो 448 इज इक्वल टू 128 गुना 3 जमा 64 के बराबर आ गया। अब हमारे पास 128 को है 64 से भाग किया, 64 दूनी 128 और यहाँ पर हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। सो आप लिख सकते हो 128 इज इक्वल टू 64 गुना 2 जमा 0। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ जो है वो 64 के बराबर आ गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो है गुणनफल गुणनखंड वृक्ष। अब आपने इसको, जो हमारे पास संख्या है कोई भी संख्या है उसको आपने गुणनखंड बनाना है। देखो हमारे पास जो संख्याएं होती हैं जब हम इसके गुणनखंड बनाते हैं या और उसके जो फैक्टर्स बनाते हैं तो हम यहाँ पर जो है इसमें प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हैं। अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके दो ऐसे नंबर जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक नंबर खुद होता है और एक नंबर 0 होता है। तो अभाज्य इसको हम कहते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अ, अब देखो हमारे पास जो है, हम जो इसमें प्राइम नंबर यूज करेंगे, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक के पहाड़े पर और अपने पहाड़े पर आते हैं। तो ऐसे वाले कौन से नंबर हैं, जैसे कि 2 है, एक के और 2 के पहाड़े पर ही आता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये नंबर जो है इस तरह से चलते जाते हैं। ये नंबर अपने पहाड़े पर और एक के पहाड़े पर आते हैं और किसी पहाड़े पर नहीं आते, तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपने जब भी गुणनखंड बनाने हैं तो आपने इन्हीं नंबर्स का प्रयोग करके बनाना है। तो अब हमने ये नंबर है 15480, इसको हमने 2 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 7740।
जीरो, फिर 2 के पहाड़े पर किया तो 3 8 7 जीरो, फिर 2 के पहाड़े पर 1 9 5 जीरो, फिर 3 के पहाड़े पर तो ये आ गया 6 4 5, फिर 3 के पहाड़े पर 215, फिर 5 के पहाड़े पर 43 आ गया। 43 किसी भी पहाड़े पर नहीं जाता। तो अब आपने इसको वृक्ष के गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना है। तो पहला नंबर आपके पास है 15480, ये नंबर है, तो इसको आपने 2 के पहाड़े से डिवाइड किया तो 2 गुना 7740, फिर अगले हमने इसको 2 को इससे भाग किया 2870, फिर यहाँ से आ गया 2 के पहाड़े पर किया तो हमारे पास आ गया 2870, फिर अगेन 2 के पहाड़े पर किया तो हमारे पास आ गया 1935। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास, फिर हमने 3 के पहाड़े पर किया 645, तो 3 के पहाड़े पे किया 645, फिर अगेन हमने 3 के पहाड़े पे किया 215। ठीक है जी। अब 3 के किया 215, अब यहाँ पे हमने 5 के पहाड़े पे किया और 43 आ गया। ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसका ये हमने गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो हमारे पास इसके जब हमने गुणनखंड किए तो 2 जो है 1 2 3 3 बार 2 आया है, 3 जो है वो 2 बार आया है और 5 एक बार आया है और 43 एक बार आया, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अगला हम प्रश्न लेते हैं कि हमने 8 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो 8 का हमने लघुत्तम लिया तो हमारे पास 2 के पहाड़े पर 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़े पर 2 दूनी 4। जो अब हमने नंबर यूज करने हैं वो हमने प्राइम नंबर ही यूज करने हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास 60 है, 2 के पहाड़े पर 2, 2 को 30 से किया 2 15 दा, और फिर हमारे पास 3 पंजे 15, तो ये हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आ गया। अब आपने एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ के लिए क्या होता है कि हम इन नंबर्स में जो हमारे पास कॉमन नंबर होते हैं वो हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है, 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 और कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 जो है वो इसका एचसीएफ आ गया। अब हमने एलसीएम लेना है, तो आपने हर एक नंबर को ऑब्जर्व करना है। अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर है, एक 2 है, एक 3 है और 5 है। 2 3 और 5 ये हमारे पास नंबर दिए हैं। अब ये नंबर्स को देखना है कि ये नंबर कितनी बार, कौन से नंबर कितनी बार अधिकतम समय में आए हैं। अब देखो 2 जो है यहाँ पर 2 बार आया है, सॉरी 2 इधर 3 बार आ रहा है, इधर 2 2 बार आ रहा है, तो 2 जो है ज्यादा से ज्यादा 3 बार आ रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। अगला नंबर हमारे पास 3 है, 3 एक बार आ रहा है, इधर एक बार भी नहीं आ रहा, तो अधिकतम एक बार आ रहा है। 5 एक बार आ रहा है, इधर एक बार भी नहीं आ रहा, तो अधिकतम 5 एक बार आ रहा है। तो जब हमने इनको गुना किया तो उसका उत्तर 120 के बराबर आ गया। अब देखिए जो भी हमारे पास अगर दो पूर्णांक दिए हो, ए और बी दिया हो, तो आपको पता है कि इन दोनों पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम जब हम इनकी गुना करते हैं तो इन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आते हैं। यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसके बराबर आ जाते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि 3 2 7 6 0 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। मैंने अभी आपको बताया है कि अभाज्य या प्राइम नंबर आपने वो नंबर चूज करने हैं जो एक के पहाड़े पर और अपने पहाड़े पर आते हैं, तो आपने वही नंबर लेके इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो पहले हमने 2 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 16380, फिर 2 के पहाड़े पर किया तो 8190, फिर 3 के पहाड़े पर किया 2730, फिर 3 के पहाड़े पे किया 910, 7 के पहाड़े पे किया 130, फिर 13 के पहाड़े पर 13 को 10 से 13 दाया 130, फिर 2 के पहाड़े पर 5। तो अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 जो है 1 2 2 बार 3 आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 13 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अगला प्रश्न लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास नंबर है 15 और 12, तो आपने 15 का हमने जब हमने लिया उसके फैक्टर बनाए, गुणनखंड बनाए तो 3 गुना 5 आ गए। 12 के बनाए 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। अब आपने एचसीएफ पता करना है, अभी मैंने आपको बताया एचसीएफ जो होता है कि ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में इनके जो कॉमन नंबर होते हैं वो हमारे पास एचसीएफ होते हैं। इधर 3 एक बार आ रहा है,
इधर 3 एक बार है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। अब आपने एलसीएम देखना है। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है, अगर हम देखें तो एक हमारे पास 2 है, एक 3 है और ये 5 है। इन दोनों में यही नंबर आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को देखना है कि कौन से नंबर मैक्सिमम टाइम आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, इधर एक बार नहीं आ रहा, तो इसका 2 जो है वो 2 बार हो गया, ठीक है। 3 एक बार आ रहा है, इधर भी 3 एक बार आ रहा है, तो 3 जो है अधिकतर एक बार आ रहा है। 5 एक बार आ रहा है, इधर एक बार भी नहीं आ रहा, तो 5 अधिकतर एक बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आ गया 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5। जब हमने इसको गुना किया तो एलसीएम जो है वो हमारे पास 60 के बराबर आ गया। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एलसीएम 320 और 120 इज इक्वल टू 960 है तो एचसीएफ 320 और 120 का ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको पता है, अभी हमने किया था फार्मूला कि एलसीएम मल्टीप्लाइंग बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर है। एलसीएम आपको 960 दिया है, एचसीएफ आपने पता करना है और दो नंबर आपके पास 320 और 120 दिए हुए हैं। तो आपने फार्मूला यूज किया, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया 320 गुना 120 बटा 960। जीरो से जीरो कैंसिल, 32 से कम 32, 32 दिया 96, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, जीरो, और ये कितना आ गया 40 के बराबर हमारे पास एचसीएफ आ गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाइंग बाय एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला हमारे पास टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। जो संख्याएं p ओवर q के रूप में होती हैं, जिसमें p और q पूर्णांक होते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर -2/5, 0, 1/7, तो ऐसी वाली संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास नंबर है -2/5, तो ये हमारे पास p बटा q के रूप में है। ऊपर वाला नंबर को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम हर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई वास्तविक संख्या है। इसमें हर का मतलब क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमने नंबर 0 है तो 0/1 भी लिख सकते हैं, तो इसमें हर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगला हमारे पास है शांत दशमलव प्रसार। अगर हमारे पास हर जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होते हैं तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं, जिसमें m और n ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे कि अगर आप नंबर 2/5 लेते हैं, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/5। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पे साथ में हमें देखना पड़ता है कि जो हम इसका जो डिनोमिनेटर या हर होता है वो या तो हमारे पास 2 के गुणनखंड में हो, 5 के गुणनखंड में हो, या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड में हो। इसके अलावा कोई अगर अगर गुणनखंड आ जाता है तो उसको हम शांत नहीं कहते। अब हमने इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है या जो इसका हर है उसको हमने 10 के गुणनखंड में बनाना है। तो 10 के गुणनखंड में बनाने के लिए आपको इसको 2 से गुना और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब ये 10 के गुणनखंड में आ गया, तो अगर हमने इसको 2 से गुना किया तो साथ में हमने 2 से भाग भी कर दिया ताकि 2 से 2 कट जाए, दोबारा वही नंबर आ जाए, तो इससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नंबर आ गया 4, 2 को 2 से गुना किया 4, 5 दूनी 10, यानी कि 0.4 के रूप में आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया दशमलव के रूप में आ गया। आसान दशमलव प्रसार। अगर हमारे पास हर जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो हम इसे आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 10/3। अब देखो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, मैंने बोला कि जो शांत जो होता है उसमें डिनोमिनेटर या जो हमारे पास हर है वो 2 के गुणनखंड में हो, 5 के गुणनखंड में हो, या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड में हो। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो शांत नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं अशांत। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम डिनोमिनेटर देखें या इसका हर देखें, वो 3 आ रहा है, वो 2 का गुणनखंड या 5 के गुणनखंड में नहीं है, तो ये क्या आ गया अशांत। तो अगर हमने इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो 10 को 3 से भाग करने पर हमारे पास ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 दशमलव 3 की भाग। तो ये हमारे पास आसान दशमलव प्रसार आ गया। तो अब हमने क्या सीखा, यदि हमारे पास x जो है
P ओवर Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो तो यह शांत आवर्ती है। यदि हमारे पास Q जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो हम इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 15/1600, तो इसमें अंश 1500 है, हर क्या है 1600, तो ये हमारे पास P ओवर Q के फॉर्म में आ गया। अब देखो हमारे पास Q जो है वो कितना आ रहा है 1600। अगर हमने 1600 के हमने फैक्टर्स बनाए या गुणनखंड बनाए तो ये हमारे पास 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप में आ गए। तो यानी कि जो हमारे पास हर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ गया। तो ये हमारे पास शांत आवर्ती आ गया। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 35/450, तो सबसे पहले देखो ये 5 के पहाड़े पर कट जाता है, 5 सत्ते 35, 5 नए 45 जीरो, तो यहाँ से आ गया 7/90, तो ये P ओवर Q फॉर्म में आ गया। अगर हम Q के फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आ गया। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जो हमारे पास हर होता है 2 की पावर n या 5 की पावर n में होना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पर ये नंबर 3 भी आ गया, 2 और 5 के अलावा भी नंबर आ गया, तो ये क्या है अशांत आवर्ती हमारे पास है। अगला देखिए हमारे पास नंबर है 935/1010500, ये नंबर हमारे पास है, तो ये हमारे पास P ओवर Q फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे पास Q जो नंबर आ रहा है वो ये नंबर है। जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए या गुणनखंड बनाए तो वो हमारे पास 5 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 गुना 7 के रूप में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं आ रहा, देखो 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 और 7 भी आ रहा है, तो ये क्या है अशांत आवर्ती है। अगला है हमारे पास 51/150 को आपने दशमलव रूप में लिखना है। देखो दशमलव रूप में लिखने के लिए आपने जो इसका डिनोमिनेटर है या हर है उसको आपने 10 के मल्टीपल्स के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले तो अगर हमारी कटिंग होती है तो आपने इसको कटिंग कर दी, तो ये 3 के पहाड़े पर होती है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 0 50 हो गया। अब देखो अब मैंने बोला 10 के मल्टीपल, 10 का मल्टीपल में यानी 10 आया 100, तो आपने इसका जो है डिनोमिनेटर जो है वो इसको आपने 2 से गुना कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से गुना कर दिया और 2 से भाग कर दिया। 34 को अगर हमने 2 से गुना किया, सॉरी 17 को 2 से गुना किया तो 34 आ गया, और 50 को 2 से गुना किया 100 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में या हर में हमारे पास यहाँ पर देखो एक के साथ 2 जीरो है, तो आपने 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देना है। तो यहाँ पर आ गया 1 2, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो इधर आ गया 0.34, तो ये हमारे पास इसका डेसिमल रूप में आ गया। अगला प्रश्न है कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा। अब हमारे पास नंबर है 327/2 की पावर 2, 5 की पावर 2। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को आपने जो इसका हर है उसको 10 की पावर में बनाने की कोशिश करनी है। अब ये हमारे पास आ गया 327, यहाँ पर 2 गुना 5 इसकी होल पावर 2 लिख सकते हैं। 5 को 2 से गुना किया 10, 10 का पावर 2 यानी 10 गुना 10 100 हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 1 2 327 ये हमारे पास नंबर है, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ गया 3.27, तो उत्तर आ गया 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव आएगा। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो अगर आपको समझ आए हैं तो आप जरूर बताइए, इसको जरूर पसंद कीजिए, ठीक है। तो और क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस को आपकी बुक में दिए, इनको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।